हेयर लॉस और हेयर फॉल इतना कॉमन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसके ट्रीटमेंट भी। लेकिन कौन सा ट्रीटमेंट कब कराना है, कौन सा ट्रीटमेंट हमारे लिए काम करेगा और एग्जैक्टली हमें कौन सा ट्रीटमेंट किस वजह से चुनना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं हेयर लॉस की, सबसे जल्दी हमारे दिमाग में नाम आता है पीआरपी, जो कि एकदम स्टार्टिंग थी हेयर लॉस ट्रीटमेंट के उसमें। तो अगर हम बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, ये हुई पीआरपी से। पीआरपी 2004 में इजाद हो गया था कि ये हमारे हेयर रूट्स पे काम कर रहा है। और ये कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि पीआरपी जो है ये आपके ही ब्लड से लिया जाता है और उसे मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसमें से ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर आपके स्कैल्प पर इंजेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली, जहाँ पर आपका हेयर फॉलिकल है वहाँ पर। तो ये करते हैं इसको स्टिमुलेट, जिसकी वजह से बाल ग्रो करता है, शेडिंग फेज में जाता है, जिसको झड़ना होता है वो बाल झड़ता है, नए बाल आता है, उगता है और ये साइकिल अपनी कंटिन्यू रखती है। तो पीआरपी डेफिनेटली एक बहुत इफेक्टिव नेचुरल तरीका है और मैं कहूँगी कि सेफेस्ट भी। हम थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंटल हुए पीआरपी के बाद, कि पीआरपी के बाद हम लाए जीएफसी। अब जीएफसी कब आया? जीएफसी आया आपका 2019-20 के आसपास। 2019-20 में हमें लगा कि जब ग्रोथ फैक्टर्स एक्चुअली में काम कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रीटमेंट्स, हेयर लॉस, हेयर फॉल सब में, तो हम ग्रोथ फैक्टर्स को ही क्यों ना और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इंजेक्ट करें आपके स्कैल्प पे और उससे ज़्यादा सुपीरियर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे ही हुआ कि अगेन जीएफसी जो है आपके ब्लड से बनता है, ब्लड से बनता है, इसको डाला जाता है जिस ट्यूब में, तो उस ट्यूब के अंदर ऑलरेडी एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर सिरम होता है। अब उसके अंदर जब आपका ब्लड चला गया, उसको हमने मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया, तो उधर से आपके जो ग्रोथ फैक्टर्स मिले वो बेसिकली इससे 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा थे। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो भी आपको हमने जब इंजेक्ट किया आपके स्कैल्प पर, आपके हेयर रूट्स फॉलिकल पर, तो ज़्यादा स्टिमुलेशन, डबल स्टिमुलेशन, ट्रिपल स्टिमुलेशन का, तो ये ज़्यादा सुपीरियर हो गया आपके पीआरपी से। तो आपको समझ में आ गया पीआरपी जीएफसी। तो ये बहुत ही कॉमन है, मतलब ये आपको, मतलब अगर आप बोलो कि हेयर लॉस या हेयर फॉल में कहाँ से शुरुआत करनी है, तो ये तो मिनिमम है, इतना तो आपको करना ही है। इसके बाद हमारे पास क्या आया? इसके बाद हमारे पास एक मॉलिक्यूल आया जिसे हम कहते हैं क्यू आर 678, शायद आपने नाम सुना होगा। बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है। ये आया लगभग आपके पास 2021-22 के बीच में। अब ये जो है, इसमें आपका ब्लड नहीं लेना, तो इसमें जब आपका ब्लड नहीं लिया तो ये बहुत ज़्यादा क्विक हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम आप मान के चलो 40 मिनट तक रहता है, तो ये टाइम इसका प्रिपरेशन टाइम है, वो हमने यहाँ पे कट कर दिया। ये आता है अपने आप एक वाइल में, और वो वाइल से हमने लिया और आपके स्कैल्प पर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया फॉलिकल्स के पास। अब ये भी बहुत अच्छा स्टिमुलेशन करता है। दूसरी अच्छी चीज़ जो ये करता है कि इसके अंदर जो पेप्टाइड्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे थे, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ग्रोथ फैक्टर्स भी मिल रहे हैं और साथ में पेप्टाइड्स भी मिल रहे हैं। और ये जो पेप्टाइड्स हैं, इसमें 6 अलग अलग टाइप के पेप्टाइड्स हैं, जो कि आपके बालों की हर कंडीशन पे काम करेगा। यानी कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उन्हें रोकेगा, अगर बाल उग नहीं रहे तो उन्हें स्टिमुलेट करेगा, अगर किसी और वजह से बालों की थिनिंग हो रही है या वो मिनिएचराइजेशन में जा रहे हैं, डॉर्मेंट हो रहे हैं, उन पर काम करेगा। उसके अलावा ये जो आपका हार्मोनल इम्पैक्ट है आपके बालों पे, उसको कम करने की कोशिश करेगा और साथ में बाल को फिर भी स्टिमुलेट करने की कोशिश करेगा। तो इससे ज़्यादा सुपीरियर हो गया QR678। अब इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स बहुत अच्छा है। एक्सोसोम्स आया है आपका 2024 में। 2024 में स्किन के लिए एक्सोसोम्स बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर हो गया था, तो हेयर में भी बहुत जल्दी पॉपुलराइज हो गया। एंड 2024 में एक्सोसोम्स आया। ये भी जैसे कि QR एक वाइल में आता है, वैसे ही आपके एक वाइल में आता है। आपको कुछ भी आपका इसमें ब्लड नहीं लेना, इसमें इसको आप डायरेक्टली इंजेक्ट करते हो आपके स्कैल्प पे। और कई बार इंजेक्ट हम नहीं प्रेफर करते, हम सिर्फ माइक्रो नेडलिंग के थ्रू चैनल्स क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू ये आपके हेयर रूट्स तक पहुंच जाता है और उन्हें डबल स्टिमुलेशन, ट्रिपल स्टिमुलेशन देता है। अब इसमें क्या खास बात है यहाँ से यहाँ तक आने पे, कि इसमें ग्रोथ फैक्टर और पेप्टाइड तो है ही, साथ में आपका है इसमें RNA, जो कि एक मैसेंजर है। जो इस एक्सोसोम्स में क्या खास बात है कि वो मैसेज डिलीवर करते हैं, जहाँ पर भी उनको इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पर ये मैसेज डिलीवर करते हैं कि तुम्हारा ये काम है, तो वो काम आपका RNA करता है। उसके अलावा इसमें साइटोकाइंस हैं। साइटोकाइंस क्या करते हैं? जो आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है स्कैल्प पे या फॉलिकल्स के अराउंड ड्यू टू लॉट ऑफ स्टिमुलेशन, ड्यू टू DHT, उन सबको कम करता है, इसीलिए स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप देखें तो ये इसमें सब कुछ है जो एक बाल को चाहिए प्रमोट करने के लिए ग्रोथ। तो ये आपके हेयर रूट्स पे काम करेगा। तो अब आप देखो कि ये सारे एक दूसरे से सुपीरियर हो गए। ये सारे
ये जो एक्सोसोम्स हैं हमारे पास 2 टाइप के आए थे, प्लांट एक्सोसोम भी आया था और साथ में हमारे पास एनिमल एक्सोसोम भी आया था। तो प्लांट भी है उन लोगों के लिए जो वेगन है और प्रोबेबली शायद नहीं जाना चाहते एनिमल ऑप्शन के लिए, लेकिन एनिमल जो है सबसे ज़्यादा क्लोज है टू ह्यूमन सेल, इसीलिए इसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, ग्रेटिफाइंग है और बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये आप एनिमल एक्सोसोम्स यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि ये एनिमल है, प्लांट है, ये है, वो है, तो अब हमारे पास 5वीं कैटेगरी भी है विच इज़ ऑटोलॉगस जीएफसी एक्सोसोम कैटेगरी। यानी कि इसमें क्या हुआ, ऑटोलॉगस का मतलब है जब आपके अपने ब्लड से ही एक्सोसोम निकाला, यानी कि किसी को एनिमल नहीं चाहिए, प्लांट काम नहीं कर रहा, तो ऑटोलॉगस यानी कि आपका ब्लड लेंगे, उसी से हम ग्रोथ फैक्टर निकालेंगे और उसी से हम एक्सोसोम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम और ज़्यादा सुपीरियर हो गए। ये आपका आया है 2025 में, यानी कि इसी साल। तो इसमें हमने, जैसे कि यहाँ पर हम ब्लड नहीं ले रहे थे, यहाँ पे हमें सिर्फ वाइल से लेना पड़ रहा था, वैसे यहाँ पर आपका ब्लड लिया जाएगा, इसको उसी तरीके से ग्रोथ कॉन्सेंट्रेट सीरम के अंदर डाला जाएगा, इसको मशीन में चलाया जाएगा, इससे आपके जो भी निकलेंगे वायर्स में वो सब कुछ आपके स्कैल्प पे इंजेक्ट होगा और ये आपको बहुत अच्छा स्टिमुलेशन देगा। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल गया ग्रोथ फैक्टर का भी, जो आपके 2x हो गए यहाँ से, उसके बाद आपके पेप्टाइड्स, उसके बाद आपके आरएनए और साइटोकाइन्स, वो सारे आपके स्टिमुलेशन हो गए यहाँ पर। तो बेसिकली अगर आप जानना चाहो कि इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट सुपीरियर है और कौन सा कब कराना चाहिए, तो शुरुआत करने के लिए डेफिनेटली मैं कहूँगी ये दोनों शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को इनसे लग रहा है कि अब बहुत स्टैग्नेंसी आ गई है, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, या फिर हम तो ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट हर साल कराते रहते हैं और हमारा एक प्लेटो फेस आ गया, बाल रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो डेफिनेटली आप या तो क्यूआर या एक्सोसोम जैसी कोई मोडालिटी चुने जो कि आपके बालों को एक ज़्यादा स्टिमुलेशन देंगे। खास बात क्या है एक्सोसोम के बारे में कि इसको हम बोलते हैं रीजनरेटिव। रीजनरेटिव मतलब कि जो बाल आपके बिल्कुल डॉर्मेंट हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, आपको लग रहा है शायद ये नहीं उगेंगे और शायद कभी डेंसिटी इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, वहाँ पर काम करेगा एक्सोसोम। जबकि ये सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग बालों को स्टिमुलेट कर रहे थे, तो ये आपके रीजनरेशन के काम आएगा। इसीलिए एक्सोसोम्स जो है आगे आने वाले टाइम में माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा और ज़्यादा ग्रेटिफाइंग रिजल्ट होंगे। और अगर आप इसको जीएफसी या पीआरपी के साथ मिला देते हैं, क्यूआर के साथ, तो आप अपने फॉलिकल्स को देंगे डबल स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा रिजल्ट फास्टर होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे और साथ में ज़्यादा प्रॉमिसिंग होंगे। तो अगर ये वाला ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं ऑटोलॉगस, जिसमें कि आपको अपने ब्लड से ही एक्सोसोम मिल जाएगा। डेफिनेटली ये थोड़ा स्लो होगा, बट अगर आपको एनिमल सोर्स नहीं चाहिए देन दिस इज द ऑप्शन फॉर, आप इसको इससे, अगर आप ये कराते हैं तो आपको ये कराने की ज़रूरत नहीं है, तब आप इसको इससे कंबाइन कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है कि जो कुछ भी है ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसमें से क्या आपको सूट करेगा, तो आप खुद से जज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कुछ भी सवाल हैं इससे रिलेटेड और आप जानना चाहते हैं कि मेरी सिचुएशन कैसी है, मैं तो सिरम्स भी लगा रहा हूँ, मैं तो टैबलेट्स भी खा रहा हूँ, मैं तो कितने साल से कर रहा हूँ, या मेरा ट्रांसप्लांट की सिचुएशन है, ट्रांसप्लांट के बाद कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा, ट्रांसप्लांट से पहले कौन सा सही रहेगा, तो वो सारे सवालों के जवाब मैं दे सकती हूँ। इफ़ यू हैव एनीथिंग रिलेटेड टू दिस वीडियो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट बिलो। थैंक यू।